हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सपीरियंस। अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और लास्ट 3 लेक्चर में अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंप्लीट किया था, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंप्लीट किया था एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंप्लीट किया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ईएमटी में, और ये आपके है ना मैथमेटिक्स में भी यूज होने वाला है। ईएमटी में एक बार पढ़ लोगे तो मैथमेटिक्स में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपन सब बात करेंगे, कल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, लाप्लासियन क्या होता है, सारी बातें करेंगे जो अपन के ईएमटी में आगे जाके यूज होगी। मैक्सवेल इक्वेशन में कल भी यूज होता है, डाइवर्जेंस भी यूज होता है, ग्रेडियंट सब कुछ यूज होता है। जैसे स्केलर पोटेंशियल निकालते तो वहाँ ग्रेडियंट यूज होता है। सारी चीजें अपन के आगे जाके यूज होने वाली हैं। अपन को हर एक टर्म को बहुत डिटेल से समझना है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है, और कल आगे जाके कहाँ यूज होगा ईएमटी में, उसका एप्लीकेशन कहाँ है उसको भी अपन को समझना है। तो आज अपन बड़ी डिटेल से अपन वेक्टर कैलकुलस की बात करने वाले हैं। तो आप आज हेडिंग डाल दो वेक्टर कैलकुलस। और लास्ट 4 लेक्चर में अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंप्लीट किया था। मैंने बताया था डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर कैसे लेते हैं, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसे लेते हैं। मैं बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसके हर एक पैरामीटर की रेंज बताई थी, हर एक पैरामीटर की डेफिनेशन बताई थी। फिर मैंने सिलेंड्रिकल समझाया था, फिर मैंने स्फेरिकल समझाया था। आई होप आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा दिमाग में सेट हो गया होगा। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। कौन सा? आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म बताता हूं, उनका आपको नाम पता होना चाहिए। वो नाम आप आगे जाके बहुत यूज होंगे। अगर आपको कभी भी एक, मान लो आपको ये तो पता हो, वेक्टर और स्केलर के बारे में पता होगा। स्केलर फील्ड उस फील्ड को बोलते हैं जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है और जो स्पेस का फंक्शन होता है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, उसको स्केलर फील्ड बोला जाता है। वेक्टर फील्ड भी फंक्शन होता है आपकी स्पेस का। यानी जैसे मैं अगर मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं ना, तो अगर कोई वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट करती है तो वो भी स्पेस की फंक्शन होगी। पॉइंट टू पॉइंट उसका भी मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी होती है। जिस फील्ड की डायरेक्शन भी होती है उसको अपन बोलते हैं वेक्टर फील्ड। जिस फील्ड के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसको बोला जाता है अपन स्केलर फील्ड। आई होप स्केलर और वेक्टर फील्ड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। स्केलर फील्ड स्पेस की फंक्शन होती है, पॉइंट टू पॉइंट उसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। जबकि वेक्टर फील्ड भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी करता है और डायरेक्शन भी वेरी करता है। वो अपन चीज आगे सीखने वाले हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ वेक्टर फील्ड की। वेक्टर कैलकुलस बात करेंगे तो वेक्टर फील्ड की अपन बात करते हैं। मान लो कोई एक वेक्टर फील्ड ए ले रहा हूँ। कौन सी ले रहा हूँ? मैं एक वेक्टर फील्ड ए ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? वेक्टर फील्ड ले रहा हूँ ए। एक वेक्टर फील्ड है, मतलब ए एक फंक्शन ऑफ स्पेस है, स्पेस का फंक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मतलब स्पेस में अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट का बात करता हूं तो पॉइंट टू पॉइंट इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी हो रहा है और इसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही है? वेरी हो रही है। ये फंक्शन है, स्पेस का भी फंक्शन है और इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ये एक वेक्टर फील्ड ए है। और आपको अगर एग्जामिनर बोल दे सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए अराउंड क्लोज्ड पाथ एल, आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि एग्जामिनर अगर आपको ये बोले कि सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए अराउंड द क्लोज पाथ एल, आपको क्लोज पाथ एल के अराउंड किसी वेक्टर फील्ड का सर्कुलेशन फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है। ये ए क्या होता है? लाइन इंटीग्रल होता है, ए डॉट डी एल होता है। क्या होता है? ए डॉट डी एल अराउंड द क्लोज पाथ एल होता है। इसका मतलब आप ये मत पढ़ना कि क्लोज लाइन इंटीग्रल लाइन, नहीं। इसका मतलब होता है सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड ए अराउंड द क्लोज पाथ एल। इसका मतलब होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? किसी वेक्टर फील्ड का सर्कुलेशन अपन को फाइंड आउट करना है किसी क्लोज पाथ एल के अराउंड में, तो उसका मतलब होता है ए डॉट डी एल इन ए का लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ एल के अराउंड में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए अराउंड द क्लोज पाथ एल। ये जब अपन पढ़ेंगे ना आगे जाके, अपन एम्पियर्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहां पे यूज होगा। किसी भी अगर करंट का अपन लेंगे ना, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन लेंगे ना, किसी भी अपन क्लोज लाइन के अराउंड, तो उसके अंदर जितनी करंट होगी ना उसके सम के इक्वल होगा। तो वहां आपको सर्कुलेशन का मतलब पता होना चाहिए। सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए अराउंड द क्लोज पाथ एल। ऐसे कैसे अपन वहां बात करेंगे? सर्कुलेशन ऑफ
वहां क्या आ जाएगी, वहां आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, एच आ जाएगी। अराउंड द क्लोज पाथ एल, किसी क्लोज पाथ एल के अराउंड किसी मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन लेंगे ना अपन, ऐसे उसका लाइन इंटीग्रल लेंगे ना, जो उसके अंदर क्लोज पाथ के अंदर जितनी करंट होगी उसके सम के इक्वल होगा, वो अपन आगे जाके बात करेंगे। लेकिन यहां से आपको टर्म का मतलब होना चाहिए। जब अपन मैक्सवेल इक्वेशन का स्टेटमेंट लिखेंगे ना, अपन लिखेंगे सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच अराउंड एनी क्लोज पाथ इक्वल टू टोटल करंट एनक्लोज बाय दैट क्लोज पाथ। उस क्लोज पाथ के अंदर टोटल कितनी करंट है उसका सम होगा इस सर्कुलेशन के इक्वल। तो आपको सर्कुलेशन दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर अपन को सर्कुलेशन फाइंड आउट करना है किसी क्लोज पाथ एल के अराउंड में, तो उसका मतलब होता है उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मान लो एक होती है ओपन सरफेस, एक होती है क्लोज सरफेस। इसका तो आपको आइडिया आ गया होगा। ओपन सरफेस, अब मैं बताऊं क्लोज सरफेस क्या होती है, एक ऐसी सरफेस जो अपने अंदर कुछ वॉल्यूम बाउंड करके रखती है, जो अपने अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखती है, उसको बोला जाता है क्लोज सरफेस। और ओपन सरफेस अपने अंदर कोई वॉल्यूम नहीं रखती है, खुली सरफेस होती है। जैसे मेरी हथेली होगी, ये क्या ओपन सरफेस है। क्लोज सरफेस जैसे एक स्फीयर हो गया, स्फीयर क्या है, क्लोज सरफेस है, क्योंकि उसके अंदर एक वॉल्यूम कवर हो रहा है, वो एक वॉल्यूम को कवर करके रखता है, वॉल्यूम को बाउंड करके रखता है, तो उसको बोला जाता है क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। तो मान लो ये कोई मेरी ये मेरे को एक है ना वेक्टर फील्ड है। कौन सी फील्ड है, ये मान लो मेरी कोई वेक्टर फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, किसी स्पेस में ऐसे एग्जिस्ट कर रही है। जैसे ये मेरे मान लो एक वेक्टर फील्ड ए है, ए कोई भी एक वेक्टर फील्ड है, तो इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। मान लो इस वेक्टर फील्ड के अंदर मैंने एक ओपन सरफेस रख दी। क्या रख दी, ऐसे कोई एक ओपन सरफेस रख दी। क्या रख दी, ये कोई ओपन सरफेस ऐसे रख दी। और एग्जामिनर आपको पूछेंगे कि इस ओपन सरफेस एस से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होके जा रहा है। क्या एग्जामिनर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम ए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के टाइम ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, वो अपन आगे जाके बात करेंगे। अभी अपन को इन जनरल एक वेक्टर फील्ड ए लेनी है और इसके अंदर एक ओपन सरफेस एस प्रेजेंट है, और आपको पूछे कि इस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होके जा रहे हैं। आपको एग्जामिनर फ्लक्स पूछे किसी ओपन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होके जा रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, इट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। अगर किसी सरफेस, मैं एक सरफेस ऐसे ले लेता हूं, मान लो इससे फ्लक्स कितना क्रॉस हो रहा है, तो आप कहोगे इससे तो ओनली एक लाइन क्रॉस करके जा रहे हैं। इसको कितनी लाइन क्रॉस करके जा रही है, 1 2, ये S1 है, ये S2 है, तो S2 से वेक्टर फील्ड ए का ज्यादा फ्लक्स क्रॉस होके जाएगा, जबकि S1 से कम फ्लक्स क्रॉस होके जाएगा। फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। इस सरफेस से टोटल कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस होके जा रही हैं, उसका मेजरमेंट है फ्लक्स। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फ्लक्स इज बेसिकली काउंट द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। अगर कोई ओपन सरफेस है तो उससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है, वो क्या होता है, उससे कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। जिस सरफेस से ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेगी उससे ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा, जिससे कम ये फील्ड लाइंस गुजरेगी उससे कम फ्लक्स पास होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ जाए होगा। आपको अगर कोई एक वेक्टर फील्ड ए दे दे, एक ओपन सरफेस S1 दिया, एक ओपन सरफेस S दे दे और पूछे इससे टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस टाइम आपको क्या करना है, आपको एक वेक्टर फील्ड ए दे दे और पूछे फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए, फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए क्रॉसिंग द ओपन सरफेस। आगे जाके मैं वो डिटेल से बताऊंगा लाइन इंटीग्रल कैसे करेंगे अपन। मैंने ये तो बता दिया था डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट कैसे लेते हैं, डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट कैसे लेते हैं, वो तो अपन समझ लिया है। अभी अपन ओनली फॉर इनके टर्म का मतलब समझते हैं। इनका एप्लीकेशन आगे आएंगे तो वहां मैं बहुत डिटेल से आपको हर एक टर्म को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए, आपको कोई भी पूछे फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉसिंग द ओपन सरफेस एस, यानी एक कोई वेक्टर फील्ड के अंदर एक ओपन सरफेस प्रेजेंट है और एग्जामिनर पूछे इस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होके जा रहा है, तो यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ आपको क्या कर देना है, एक है ना, अब क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल करना है वेक्टर ए का, किसके, डीएस के। और अपनी सरफेस ओपन है तो यहाँ क्लोज मत कर देना, यहाँ क्या ओपन सरफेस एस आ जाएगी। इसका एरिया इंटीग्रल, क्या एरिया इंटीग्रल हो जाएगा ए डॉट डी एस
इसका मतलब आपको ये कभी भी दिखे ना, तो इसका मतलब क्या होता है, फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए क्रॉसिंग द ओपन सरफेस एस, यानी इस ओपन सरफेस एस से इस वेक्टर फील्ड ए का टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस होके जा रहा है, उसको बेसिकली ऐसे काउंट किया जाता है, ऐसे निकाला जाता है। ये आपका डबल इंटीग्रल हो गया, इसकी मदद से अपन ये निकालते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। थर्ड टर्म आता है, अब आपको मान लो एक, देखो मैं ओपन सरफेस की बात करता हूं, ये मान लो कोई ओपन सरफेस है, क्या होती है, ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस जब आगे जाके अपन बात करेंगे, ओपन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, तो यहां पर अपन को एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपन को एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या एरिया वेक्टर की समझ आपको होनी चाहिए। अगर जब तक आपको एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना नहीं आएगा ना, तब तक आप ऐसे क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाओगे। मैं आगे जाके जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ूंगा तो वहां एरिया वेक्टर के बारे में फिर से नहीं बताऊंगा, ओनली यहां बता दूंगा। ये मान लो कोई सरफेस है, इसका एरिया मैंने मान लिया 5 मीटर स्क्वायर है। कितना है इसका एरिया, मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया 5 मीटर स्क्वायर है, तो ये एरिया वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर इसका एरिया 5 है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के नॉर्मली होती है। तो आप कहोगे नॉर्मल तो इधर भी हो सकती है और नॉर्मल तो इधर भी हो सकती है, दो डायरेक्शन आपको मिल सकती है ना। किसी सरफेस के नॉर्मली अपन को कितनी डायरेक्शन मिल सकती है, दो डायरेक्शन मिल सकती है। आपको जो पसंद आए वो डायरेक्शन आप ले सकते हो। आपको अगर मान लो ये डायरेक्शन पसंद है तो यहां पर ये वाली डायरेक्शन ले सकते हो, लिख सकते हो। ये पसंद है तो आप यहां पर ये डायरेक्शन ले सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आपने अगर एक डायरेक्शन सिलेक्ट कर ली तो उस पूरे क्वेश्चन, होल क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम वो डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। आपकी इच्छा से आप कौन सा भी नॉर्मल, चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाला चाहे राइट हैंड साइड वाला, कौन सा भी नॉर्मल आप कंसीडर कर सकते हो एज ए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। लेकिन एक पूरे क्वेश्चन के लिए एक बार आपने अगर इसको फिक्स कर दिया तो फिर इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, पूरे क्वेश्चन के दौरान मेरे को इसी को रखना है। अगर आपके कोई फ्रेंड ने इसको सेलेक्ट कर दिया एरिया वेक्टर, तो बस पूरे क्वेश्चन के लिए इसी को ही सिलेक्ट करना है, फिर उसको चेंज नहीं होना है। आई होप यहां तक आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या कैसे आएगा, सेम ही आएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फाइनल आंसर कैसे सेम आएगा वो मैं आगे जाके जब क्वेश्चन करूंगा ना सॉल्व, तो आपको समझ आ जाएगा। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, एरिया वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा, इसका एरिया कितना है वो हो जाएगा। कोई भी अपन को सरफेस देगा, उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, वो तो हो जाएगा उसका एरिया वेक्टर। और उसकी डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे आपको कभी कभी मान लो एक ऐसी सरफेस दे दी, एग्जाम देना, कैसे दे दी, ये दे दी x दे दी, ये दे दी y, और यहाँ पर एक सर्किल दे दिया। कैसा दे दिया, ये आपको एक सर्किल दे दिया जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है, इसकी रेडियस 1 है। तो सबसे पहले मेरे को मान लो एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना है। कौन सा वेक्टर, एरिया वेक्टर को एस वेक्टर से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ मेरे को इस सरफेस का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर्किल है, सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया तो कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रेडियस 1 है तो इसका एरिया कितना हो गया, पाई हो गया। ये एक्स है, ये वाई है, तो बाहर की ओर क्या होगा, ये जेड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल बाहर की ओर में क्या होगा, जेड। तो इस सरफेस के नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होगा, आप इधर लोगे तो ए जेड कैप, अंदर की ओर लेगो तो माइनस ए जेड कैप। तो इसका एरिया वेक्टर 5 इज पाई इज जेड कैप भी ले सकता है, और कोई स्टूडेंट माइनस पाई इज जेड कैप भी ले सकता है। इसमें भी कोई गलती नहीं है। उस टाइम अंदर की ओर वाला नॉर्मल ले लिया अपन ने, बाहर की ओर वाला नॉर्मल ले लिया। फाइनल अपन क्वेश्चन करेंगे ना सॉल्व, मैं आगे जाके बताऊंगा जब अपन एरिया वेक्टर यूज होगा ना, जहाँ फाइनल अपन का आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। जब देखो, लेकिन जब आपको एक क्लोज सरफेस दे दी, जैसे ऐसे क्लोज सरफेस दे दी, एक मान लो आपको एक क्यूबॉइड दे दिया, क्यूबॉइड दे, ऐसे आपको एक क्लोज सरफेस दे दी। क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर अपन कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो एक चीज आपके दिमाग में सेट कर लो, जब भी आपको क्लोज सरफेस मिले ना, तो नॉर्मली आउटवर्ड जो ये क्लोज सरफेस वॉल्यूम कवर कर रही है ना, उस वॉल्यूम की तरफ नहीं, नॉर्मली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। बिल्कुल ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। जैसे मान लो सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस सरफेस की बात कर रहा हूं, तो इस सरफेस के अंदर की ओर नहीं लेना है। ओपन सरफेस के लिए तो आपको छूट है, अंदर लो बाहर लो कहीं ले सकते हो।
लेकिन जब क्लोज सरफेस मिल जाए, जो ऐसी सरफेस जो वॉल्यूम कवर कर रही है, जैसे क्यूबॉइड के अंदर वॉल्यूम है तो अंदर की ओर नॉर्मल कभी नहीं लेना है, हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड ही लेना है। जैसे ये सरफेस है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, मान लो अपने एरिया कैलकुलेट कर दिया, इसका नॉर्मल वेक्टर हमेशा कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा। इसका कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, सॉरी नॉर्मली आउटवर्ड होगा। इस सरफेस के नॉर्मली और आउटवर्ड ही लेना है। सारी की सारी सरफेसों में इसका क्या उतना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इस सरफेस का इधर हो जाएगा और उस सरफेस का वापस उधर हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। 6 की 6 सरफेस है जैसे क्यूबॉइड की, तो हमेशा अपन को नॉर्मली आउटवर्ड लेना है। जो जो वो अंदर वॉल्यूम कवर कर रहा है ना, उसकी तरफ कोई नॉर्मल वेक्टर नहीं लेना है। हर नॉर्मल वेक्टर को नॉर्मली आउटवर्ड ही लेना है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। इन एरिया वेक्टर अगर सरफेस क्लोज सरफेस है तो वो क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड ही होगा। ओपन सरफेस के लिए नॉर्मली आउटवर्ड कुछ होता ही नहीं है, इधर भी ओपन उधर भी ओपन, तो कहीं ले सकते हो आप, इस साइड ले सकते हो या नॉर्मली उस साइड ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको ये नहीं कि किन्हीं के लिए आप नॉर्मली आउटवर्ड ले लो, किसी के लिए नॉर्मल इनवर्ड ले लो, तो आपका रोंग आ जाएगा। आपको एरिया वेक्टर का समझ होना चाहिए। अगर सरफेस क्लोज है तो फिक्स है, एक ही डायरेक्शन होगी, वो होगी नॉर्मली आउटवर्ड। अगर मेरी सरफेस ओपन है तो आप कहीं भी लो, चाहे इस साइड लो चाहे उस साइड लो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसके नॉर्मली यूनिट वेक्टर किसी साइड ले सकते हो। जबकि अगर सरफेस क्लोज है तो हमेशा बाहर की ओर नॉर्मली आउटवर्ड ही आपका यूनिट वेक्टर होगा। जब मैं फ्लक्स कैलकुलेट करना बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां पर ये चीज फिर से आने वाली है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मान लो कोई एक वेक्टर फील्ड है, उसके अंदर आपको ओपन सरफेस ना दे के एग्जामिनर एक क्लोज सरफेस दे, क्या देते, एक ओपन सरफेस ना दे के क्लोज सरफेस दे किसी वेक्टर फील्ड के अंदर, और पूछे कि इस क्लोज सरफेस से आपको ऐसा बोले, फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए क्रॉसिंग द क्लोज सरफेस एस, या फिर इस स्टेटमेंट को ऐसा ना देकर एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे कि नेट फ्लक्स, आपको ऐसा स्टेटमेंट ही देगा, नेट फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए लिविंग द क्लोज सरफेस एस। आपको क्या दे दे एग्जामिनर कि नेट फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए, आपको एक वेक्टर फील्ड ए देगा, उसके अंदर एक क्लोज सरफेस दे देगा। आपको क्लोज सरफेस की पहचान होनी चाहिए, ओपन सरफेस की पहचान होनी चाहिए। ओपन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत डिटेल से हो जाएगी। आपको पूछे नेट फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए, कोई वेक्टर फील्ड ए दे दे और पूछे इस वेक्टर फील्ड का नेट कितना फ्लक्स उससे लिविंग हो रहा है, क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा है। जैसे मान लो ये कोई एक क्लोज सरफेस है, मान लो एक स्फीयर है, आप इसको सर्किल मत एज्यूम करना, ये मान लो एक स्फीयर है, उससे मान लो 3 फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, 2 फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, तो मेरे को बताओ नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, लिविंग हो रहा है अंदर आ रहा है। तो आप कहोगे नेट फ्लक्स कितना है, अगर फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज बेसिकली काउंट द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। अब अपन को फाइंड करना है नेट फ्लक्स लिविंग द सरफेस, यानी अंदर से बाहर कितना फ्लक्स आ रहा है। तो आप कहोगे अंदर कितनी लाइंस जा रही है, 2 जा रही है, बाहर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो नेट फ्लक्स लिविंग द सरफेस, नेट फ्लक्स लिविंग द सरफेस यहां पर क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा। नेट फ्लक्स लिविंग द सरफेस क्या होगा, पॉजिटिव। अगर 3 बाहर आ रही हैं और 4 अंदर जा रही हैं तो अपन क्या कहेंगे, नेट फ्लक्स लिविंग द सरफेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर 4 ही अंदर जा रही हैं, 4 ही बाहर आ रही हैं लाइंस, तो अपन कहेंगे नेट फ्लक्स लिविंग द सरफेस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब मैं मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना तभी यूज होगी। अगर ये कोई क्लोज सरफेस है, मान लो क्लोज सरफेस है, इसके अंदर 2 फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं और 3 फील्ड लाइंस अंदर से बाहर आ रही हैं, एग्जिस्ट हो रही हैं, तो मेरे को बताओ नेट फ्लक्स लिविंग द सरफेस अब क्या होगा, पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। 3 फ्लक्स लिविंग द सरफेस क्या होता है, बाहर कितनी लाइंस जा रही हैं, एग्जैक्टली यही तो मेजर कर रहे हैं। तो बाहर कितनी जा रही है, 3, अंदर कितनी आ रही है, 2, तो बाहर नेट बाहर कितनी जा रही है, तो 1 जा रही है। तो यहां पर अपन का नेट फ्लक्स लिविंग द सरफेस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर बाहर 3 जा रही हैं और अंदर आपको मान लो 4 फील्ड लाइंस आ रही हैं,
तो यहाँ पर बताओ मेरे को, यहाँ पर साई क्या कितना होगा, नेट फ्लक्स लिविंग द सरफेस कितना होगा, 3 बाहर जा रही है, 3 अंदर आ रही है, 1 अंदर आ रही है, तो नेट फ्लक्स लिविंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। तो यहाँ जब एंटर हो रहा है तो मतलब नेट फ्लक्स लिविंग क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बिल्कुल इस कंडीशन में नेट फ्लक्स एंटरिंग द क्लोज सरफेस पॉजिटिव आएगा। आई होप या लिविंग और एंटरिंग पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अपन को एग्जामिनर हमेशा नेट फ्लक्स लिविंग द सरफेस ही पूछेगा, और यहाँ पर नेट फ्लक्स एंटरिंग द क्लोज सरफेस पॉजिटिव होगा। जब नेट फ्लक्स एंटरिंग द क्लोज सरफेस पॉजिटिव होगा तो नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर 4 लाइन से एंटर हो रही है और 4 लाइन से बाहर निकल रही है तो नेट फ्लक्स लिविंग द सरफेस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल एंटरिंग फ्लक्स इक्वल टू टोटल लिविंग फ्लक्स हो जाएगा, तो मेरा नेट लिविंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको एग्जामिनर पूछे नेट फ्लक्स ऑफ एक वेक्टर फील्ड ए लिविंग द क्लोज सरफेस एस, इसका बेसिकली अपन ऐसे काउंट करते हैं, कैसे, क्लोज सरफेस, तो कितना हो जाएगा, ए डॉट ds। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ये ds वेक्टर अपन ये एरिया वेक्टर कैसे लेंगे, नॉर्मली आउटवर्ड। कैसे लेंगे अपन इसको, नॉर्मली आउट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब नॉर्मली आउटवर्ड लेंगे ना तो अपन को लिविंग मिलेगा। अपन अगर अपन ने नॉर्मली इनवर्ड ले लिया, मान लीजिए कोई एक क्लोज सरफेस है, क्यूबॉइड है, ये अंदर जो वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, अपन ने नॉर्मली इनवर्ड ले लिया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो यहां पर कितना आ जाएगा, नेट फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए एंटरिंग द क्लोज सरफेस हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज आप ये नहीं कर सकते, या तो आप नॉर्मली आउटवर्ड लोगे क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, या तो आप नॉर्मली आउटवर्ड लोगे। तो आउटवर्ड लोगे तो आपको नेट लिविंग फ्लक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, नेट कितना फ्लक्स यहां से लिव हो रहा है वो मिलेगा। अगर आपने जो भी आप वेक्टर मतलब जो कौन सा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले रहे हो वो आपने नॉर्मली इनवर्ड ले लिया, वॉल्यूम की ओर ले लिया, तो यहां पर क्या मिलेगा, नेट फ्लक्स ऑफ वेक्टर ए एंटरिंग द क्लोज सरफेस मिल जाएगा। और एंटरिंग अपन को कभी नहीं पूछेगा, वो हमेशा अपन को लिविंग ही पूछेगा। लिविंग पूछेगा तो यहां पर एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, नॉर्मली आउटवर्ड हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। जब देखो टोटल एंटरिंग फ्लक्स टोटल लिविंग फ्लक्स के इक्वल होगा तो कितना आ जाएगा, साई कितना हो जाएगा, 0। मतलब आपका कितना हो जाएगा, ए डॉट ds कितना हो जाएगा, 0। आगे जाकर मैं बताऊंगा कभी भी आपको किसी भी वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल अगर आपको 0 मिलेगा ना तो इसका मतलब होता है नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर एक और बात बताता हूं, अगर आपने किसी वेक्टर फील्ड का ए डॉट ds कैलकुलेट किया, क्या करें, ए डॉट ds क्या, एस के अराउंड, एक क्लोज सरफेस के अराउंड किसी वेक्टर फील्ड का आपने क्लोज सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट किया, वो आपको 0 मिल गया। क्या मिल गया, 0। तो इसका मतलब क्या होता है कि नेट फ्लक्स है ना, ये क्लोज सरफेस एस से इसे नेट फ्लक्स कितना लिव हो रहा है, नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस एस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना को फ्लक्स क्या हो रहा है, लिव होगा या नहीं होगा। जितनी फील्ड लाइंस एंटर होगी उतनी कुतनी वहां से निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। एंटरिंग फ्लक्स इक्वल टू लिविंग फ्लक्स। मतलब क्या हो जाएगा, अगर 3 फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं तो 3 की 3 फील्ड लाइंस निकलेगी या नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो आप कहोगे ये 3 आ रही हैं, 3 निकल रही हैं, मतलब ये जो आ रही है वही तो निकल रही है, बिल्कुल। और यही तो घूम के वापस आ रही हैं, ऐसे करके ये तो घूम के आ रही हैं। जब कभी भी नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस अगर 0 आ जाए, ऑल कंडीशन, इन द ऑल कंडीशन, अगर सभी कंडीशन में आपको किसी भी वेक्टर फील्ड का ए डॉट ds 0 मिल जाए, नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस 0 मिल जाए, एंटरिंग इक्वल टू लिविंग मिल जाए, तो इसका मतलब वो वेक्टर फील्ड हमेशा किसमें, एक क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा बी डॉट ds क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करती है, उसका कोई सिंक नहीं होता, उसका कोई सोर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस, किसी भी दुनिया के किसी भी क्लोज सरफेस के अराउंड में उसका ए डॉट ds बी डॉट ds करूंगा ना, जब मैग्नेटिक फील्ड के टाइम अपन ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स एंड डेंसिटी आ जाएगा।
बी डॉट डी एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपन को, 0 मिलेगी। बी डॉट डी एस की 0 मिलेगी, मतलब नेट फ्लक्स लिविंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब एंटरिंग इक्वल टू लिविंग हो जाएगा। 3 लाइंस एंटर हो रही हैं, 3 लाइन निकल रही हैं, मतलब वही लाइन एंटर होकर बाहर निकल रही है। अगर किसी रूम के अंदर अंदर कुछ नहीं, 3 मैन अंदर एंटर हो रहे हैं, 3 ही लिव हो रहे हैं, मतलब जो एंटर हो रहे हैं वही तो लिव हो रहे हैं और वही वापस घूम के एंटर हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर किसी भी क्लोज पाथ, एनी क्लोज पाथ के अराउंड किसी वेक्टर फील्ड का डबल इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल 0 मिल जाए, तो इसका मतलब ये वेक्टर फील्ड किस में एग्जिस्ट करेगी, क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी। इस वेक्टर फील्ड का कोई सिंक नहीं होगा, कोई सोर्स नहीं होगा। इन वेक्टर फील्ड लाइंस का, जैसे अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, सोर्स होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, सिंक होता है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड केस में कुछ भी नहीं होता है, उसका न तो कोई सिंक होता है न कोई सोर्स होता है, हमेशा क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी। और उसका डबल ये है ना, एरिया इंटीग्रल कितना होगा, क्लोज इंटीग्रल हमेशा कितना होगा, 0। नेट फ्लक्स लिविंग एनी क्लोज सरफेस, दुनिया के किसी भी क्लोज सरफेस के अराउंड उसका क्या होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। यानी उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल एंटर होगी ना अपन जितनी फ्लक्स, उतनी की उतनी क्या होगी, लिव होगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। जैसे देखो ये कोई एक वेक्टर फील्ड है, क्या है ये, ऐसे मान लो कोई वेक्टर फील्ड है जो क्लोज पाथ में एग्जिस्ट कर रही है। किस में एग्जिस्ट कर रही है, क्लोज पाथ में एग्जिस्ट कर। ये मैंने मान लो एक वेक्टर फील्ड ए है, ये वेक्टर फील्ड ए है, मैंने एक क्लोज पाथ एज्यूम किया, क्या एक क्लोज बाउंड्री एज्यूम की, क्लोज बाउंड्री मान लो मैंने क्लोज बाउंड्री ऐसे ऐसे एज्यूम कर ली। क्या एज्यूम कर ली, ये मेरी क्लोज बाउंड्री ऐसे है। तो बताओ क्लोज बाउंड्री के अंदर एंटर कितनी लाइंस हो रही हैं, 3 एंटर हो रही हैं, और निकल कितनी रही हैं, 3 ही इधर से निकल रही है। तो बताओ यहां अगर मैं बात कहूंगा नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस, मतलब ए डॉट डी एस की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल। किसी भी कोई भी वेक्टर फील्ड अगर क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करती है ना, तो उसका ये इंटीग्रल हमेशा 0 होगा। ये आपके दिमाग में छोटी छोटी बातें, यहां से ईएमटी के कंसेप्ट बनते हैं। ये चीजें आपके जाके पूरी मैक्सवेल इक्वेशन, ये चीजें इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ आ गया ना। मेन चीज ये क्या बताती हैं, ये बताती हैं नेट लिविंग फ्लक्स ऑफ वेक्टर एक अबाउट द मतलब क्लोज सरफेस एस, क्लोज सरफेस एस से इस वेक्टर फील्ड ए का टोटल कितना फ्लक्स लिव हो रहा है, बाहर जा रहे हैं। बाहर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड लेंगे ना, तो हमेशा अपन को लिविंग फ्लक्स ही मिलेगा। अपन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा अगर अपन को नॉर्मली इनवर्ड लेंगे ना, तो हमेशा टोटल एंट्रिक फ्लक्स देगा ये। जैसे मैं अगर बात करता हूं ए डॉट डी एस, आपको ए डॉट डी एस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ए डॉट डी एस का फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये मान लो ऐसे क्लोज सरफेस है, अगर ए मान लो एक क्लोज सरफेस है कैसी भी, अगर मैंने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड ली, पूरी की पूरी जगह नॉर्मली आउटवर्ड लेता हूं, तो ये अपन को देगा नेट लिविंग फ्लक्स देगा। क्या देगा, नेट लिविंग फ्लक्स देगा। क्या देगा, नेट लिविंग फ्लक्स। और ये आप नहीं कर सकते कि किसी टाइम आप इच्छा करें तो नॉर्मली इन आउटवर्ड ले लो, कहीं आप नॉर्मली इनवर्ड ले लो। ये प्रोसेस तो बिल्कुल रॉन्ग है। या तो आप नॉर्मली आउटवर्ड ले लो, या किसी क्लोज सरफेस के आप क्या ले लो, सभी जगह नॉर्मली इनवर्ड ले लो। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मली इनवर्ड लोगे ना, तब ये अपन को क्या देगा, उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट एंटरिंग फ्लक्स देगा। क्या देगा, नेट एंटरिंग फ्लक्स देगा। नेट एंटरिंग फ्लक्स कब देगा, जब क्लोज सरफेस जो वॉल्यूम कवर करता है ना, उसकी ओर आप अगर नॉर्मल यूनिट वेक्टर लोगे ना, तो आपको मिलेगा नेट एंटरिंग फ्लक्स मिलेगा। और अगर किस क्लोज सरफेस के आउटसाइड आप अगर एरिया वेक्टर लोगे, नॉर्मली आउटवर्ड लोगे, तो आपको नेट लिविंग फ्लक्स देगा। और अपन हमेशा इसी टर्मिनोलॉजी को फॉलो करेंगे। अपन को अगर नेट एंटरिंग पूछ भी लेगा वो, तो अपन नेट लिविंग फाइंड आउट कर देंगे, और नेट एंटरिंग भी कितना, उतना ही होगा। अगर 5 लाइंस लिव हो रही हैं, मतलब यहां से कितनी लाइंस लिव हो रही है, मान लो 5 लिव हो रही हैं, तो टोटल लिविंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मान लो आपको फ्लक्स क्या होता है, इसलिए बेसिकली काउंट द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस लिविंग द सरफेस, यही तो होता है। अगर 5 लिव हो रही हैं तो एंटरिंग पूछेगा कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे, -5 हो रही है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर 5 लिव हो रही है तो एंटर कितनी होगी, -5। वो सिंपली माइनस प्लस का फर्क आता है टोटल एंटरिंग और टोटल लिविंग फ्लक्स में। आई होप, वैसे तो फ्लक्स हमेशा क्या होती है, फ्लक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है। अपन इसका एग्जामिनर आपको कुछ नंबर देगा तो आपको इसको पॉजिटिव में ही आंसर देना है।
चाहे वो लिविंग पूछे चाहे एंटरिंग पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल अगर लिव 5 हो रही है ना, अगर टोटल एंटरिंग कितनी हो रही है, तो आप ऐसे ऐसे बोलने के लिए बोल सकते हो कि कितनी फ्लक्स मतलब एंटर हो रही है, -5 हो रही है। लेकिन फ्लक्स बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर ही अपन आंसर लिखते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपन का सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल की। रो वी, आपको पता है वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर वेक्टर नहीं आएगा तो यहाँ कोई डॉट क्रॉस नहीं आने वाला है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है, ये मान लो कोई एक वॉल्यूम, वॉल्यूम में ओपन और क्लोज की कोई बात नहीं होती है। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम होता है, क्लोज बाउंड्री के अंदर का जो भी पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए स्केलर, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए स्केलर रो वी ओवर द वॉल्यूम वी। किसी वॉल्यूम v के ओवर द वॉल्यूम v अगर आपको वॉल्यूम इंटीग्रल किसी स्केलर का फाइंड आउट करना है तो आप ये करके आप निकाल सकते हो। जैसे रो v आपको दे दे एग्जामिनर, चार्ज डेंसिटी दे दे, क्या दे दे? चार्ज डेंसिटी दे, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दे, क्या दे दे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर क्यूब होती है। क्या होती है? कूलम पर मीटर क्यूब। आपको रो वी दे दे, मान लो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दे और कोई वॉल्यूम दे दे और पूछ इस वॉल्यूम के अंदर टोटल कितना चार्ज है, तो वो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल टोटल चार्ज उस वॉल्यूम के अंदर टोटल कितना चार्ज होगा वो निकालने के लिए अपन यही तो करते हैं। ये क्या रो वी क्या है? उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है मतलब कूलम पर मीटर क्यूब होती है, कूलम पर मीटर क्यूब होगी। और ये क्या वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब होती है। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और इसकी यूनिट क्या बचेगी? कूलम बचेगी। और टोटल अगर अपन सम कर देंगे तो अपन को टोटल चार्ज मिल जाएगा, उस वॉल्यूम के अंदर टोटल कितना चार्ज है वो मिल जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एक एक टर्म ने मेरे को बहुत डिटेल से समझे हैं कि अपन के पास हर एक इंटीग्रल का सिग्निफिकेंस क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको क्लोज लाइन इंटीग्रल दे तो आपको दिमाग में होना चाहिए क्या? सर्कुलेशन है किसका? वेक्टर फील्ड ए का। किसके अराउंड? एक क्लोज पाथ एल के अराउंड। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। एक ओपन, मान लो एक ओपन मतलब सेकंड डिग्री का इंटीग्रल दे दे, डबल इंटीग्रल दे दे, ओपन सरफेस एस के मतलब अलोंग दे दे, तो आपको उसका मतलब होना चाहिए ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है टोटल फ्लक्स लिविंग द ओपन सरफेस एस। इन किसी वेक्टर फील्ड ए के अंदर एक ओपन सरफेस एस प्रेजेंट है, उससे टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है वो पूछ रहे हैं। थर्ड होता है क्लोज डबल इंटीग्रल आपको दे दे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल दे दे, तो उसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। अपन अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड ही लेंगे और वहां अपन को क्या मिलेगा? नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस मिलेगा। क्या मिलेगा? नेट फ्लक्स लिविंग द क्लोज सरफेस। ये कैसे काउंट करेंगे वो अपन आगे जाके बात करेंगे। अपन को एरिया वेक्टर आना, देखो डिफरेंशियल एरिया वेक्टर अपन को निकालना आता है, डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो निकालते आता है, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर अपन को फाइंड आउट करना आता है। तो यहाँ अपन को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब अपन बात करते हैं सबसे फर्स्ट टर्म की, वेक्टर कैलकुलस की स्टार्ट होती है। वो तो मैंने उस टर्म का सिग्निफिकेंस बताया, वो टर्म मतलब क्या होता है उसकी बात की थी। अब अपन बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, किसकी? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड फाई। मान लो कोई स्केलर फील्ड फाई है, उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था स्केलिंग फैक्टर बताया था और पैरामीटर बताया था। मैंने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था, अपन का बताया था ये अपन का कौन सा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कौन सा है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कौन सा था अपन का? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये मैंने इन जनरली तीनों को अगर मैं जनरली रिप्रेजेंट करूँ तो यूवीडब्ल्यू कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, फिजिकली कुछ नहीं है। इन तीनों को जनरली मैंने यूवीडब्ल्यू लिख दिया। और नॉर्मल जो पैरामीटर होते हैं उनका स्केलिंग फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। जो एंगुलर पैरामीटर होता है उसमें दिक्कत आती है, अपन को स्केलिंग फैक्टर याद रखना पड़ता है। आर भी क्या है? नॉर्मल पैरामीटर है तो 1 हो जाएगा। फाई क्या है? एंगुलर पैरामीटर, तो इसका स्केलिंग फैक्टर इसके जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रो हो जाएगा। थीटा क्या है? एंगुलर पैरामीटर, तो इसका स्केलिंग फैक्टर इसका जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। फाइव भी इसमें मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइव भी क्या एंगुलर पैरामीटर है, इसका स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। और इन जनरली जैसे मैंने यहां पर यू वी डब्ल्यू माना ना,
इधर भी इन जनरली मैं यहाँ स्केलिंग फैक्टर मान लूंगा H1 H2 और H3 मान लिया। क्या मान लिया? H1 H2 H3। मैं अब ओनली इन तीनों को हैंडल ना करके ओनली इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हैंडल करूंगा जो मैंने जनरली मान रखा है तीनों के लिए। जब इनको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, सिलेंड्रिकल के टाइम U रो हो जाएगा, V फाई हो जाएगा, W Z हो जाएगा, H1 1 हो जाएगा, H2 रो हो जाएगा, H3 1 हो जाएगा। मैं सारे फॉर्मूले इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिखूंगा। अगर कार्टेशियन में इसको कन्वर्ट करना है तो U की जगह X, V की जगह Y, W की जगह Z, H1 की जगह 1 लिख दो, H2 की जगह 1, H3 की जगह 1। मैं ये नहीं कि तीनों केस लेके तीनों के लिए फॉर्मूले लिखूंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा। मैं ओनली इसके लिए लिखूंगा सारे फॉर्मूले और आपको इन तीनों के लिए अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा इनकी वैल्यू पुटअप करोगे तो। जैसे कोई स्केलर फील्ड फाई थी, उसका अपन को ग्रेडियंट लेना है तो आपको इसको बोला था ना डेल ऑपरेटर। आपको कुछ नहीं, कोई ध्यान मतलब नहीं है आपको ग्रेडियंट को आपको पास नोटिस होना चाहिए। इसको बोला जाता है डेल फाई। क्या बोला जाता है? डेल फाई। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। डेल फाई बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको रखना है 1 बाई, जैसे H1 है तो सबसे पहले H1 पैरामीटर आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? डेल फाई अपॉन डेल यू, डेल फाई अपॉन डेल यू ए यू कैप प्लस 1 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल वी ए वी कैप प्लस 1 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल W ए W। आई होप ये फॉर्मूले आपको याद हो गए ना। आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। डेल आपने, अगर मैं बात करता हूँ कार्टेशियन में तो कितना होता था? डेल बाई डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ए वाई कैप प्लस क्या कितना होता था? डेल बाई डेल जेड ए जेड कैप। ऐसा होता था या नहीं होता? इससे अपन को कुछ भी मतलब नहीं है। ये याद रखना कि इसकी यूनिट होती है 1 बाई मीटर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? 1 बाई मीटर। बस इतना ध्यान रखना। और ये आप कुछ भी याद नहीं रखना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी किसी भी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट को अपन क्या लिखते हैं? डेल फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डेल फाई से लिखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बाई H1 डेल फाई अपॉन डेल यू ए यू कैप, मतलब 1 बाई H2 डेल फाई अपॉन डेल वी ए वी कैप प्लस 1 बाई H3 डेल फाई अपॉन डेल W ए W कैप। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मान लो मैंने एक बार बता देता हूं, फिर नहीं बताऊंगा। अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे को डेल फाई को कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? डेल फाई। सिलेंड्रिकल में H1 की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है सिलेंड्रिकल में H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू रो, H3 की वैल्यू 1 होती है। बस इतना ही तो है। तो यहाँ पर H1 की वैल्यू 1 होते तो कुछ मतलब नहीं होता। तो कितना हो जाएगा? डेल फाई अपॉन यू की जगह कितना आ जाएगा? रो आ जाएगा, डेल रो ए रो कैप प्लस H2 की वैल्यू वहां पर रो होती है तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन रो डेल फाई अपॉन डेल वी ए फाई कैप। फिर यहाँ पर H3 की वैल्यू 1 होती है सिलेंड्रिकल में तो डेल फाई अपॉन डेल, सॉरी यहाँ रो आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। इस फाई और इस फाई में आपको कुछ अलग रखना है तो यहाँ पर फाई डैश कर दो। ये वाले जो फील्ड है ना, इसको मैंने लगा दिया फाई डैश लगा दिया, कुछ भी नहीं आपको। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो तो ये कितना हो जाएगा? डेल फाई डैश अपॉन डेल रो ए रो कैप प्लस 1 अपॉन रो डेल फाई डैश अपॉन डेल फाई ए फाई कैप प्लस डेल फाई डैश अपॉन डेल डेज ए जेड कैप। ये हो जाएगा। आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तक आई होप यहाँ को आपको समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डेल फाई, कोई भी स्केलर फील्ड है मेरे पास फाई, उसका ग्रेडियंट कैसे लेते हैं? ग्रेडियंट का मतलब होता है, ग्रेडियंट को अपन ऐसे लिखेंगे, इसको पढ़ने का तरीका होता है ग्रेडियंट ओ पे स्केलर फील्ड फाई। कोई स्केलर फील्ड है, फाई एक वेक्टर फील्ड नहीं है। वेक्टर फील्ड का ग्रेडियंट कैसे लेते हैं वो अपन आगे बात करेंगे, होता है नहीं होता, वो सारी बात अपन जब लाप्लासियन पढ़ेंगे किसी वेक्टर फील्ड का तब बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है किसी भी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। तो उसका स्केलिंग फैक्टर आता है बाहर 1 बाई H1, 1 बाई H2, 1 बाई H3। यहाँ आ जाएगा डेल फाई डैश, जैसे स्केलर फील्ड फाई डैश है तो डेल फाई डैश अपॉन डेल यू ए यू कैप, डेल फाई डैश अपॉन डेल वी ए वी कैप, डेल फाई अपॉन डेल W ए W कैप। ये फील्ड तो स्केलर है, लेकिन इसका ग्रेडियंट लेने के बाद ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या है? एक्चुअली इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है। किसी भी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट एक क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। फील्ड स्केलर है लेकिन इसका ग्रेडियंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखो,
किसी भी स्केलर फील्ड फाई का ग्रेडियंट है ना, ये क्या हो जाएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी होगा। आपको यहाँ दिख रहा है वेक्टर क्वांटिटी है ना, तभी तो पीछे यू कैप, वी कैप, डब्ल्यू कैप डायरेक्शन आई या नहीं आई, बिल्कुल डायरेक्शन आ गई। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर है तो इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड पक्का होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर होगी, बिल्कुल डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। डायरेक्शन क्या शो करेगी, मैग्नीट्यूड क्या शो करेगा। तो सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस मैं लिखा रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा ये क्या शो करता है। इट रिप्रेजेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम, क्या, मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई। फाई में मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई, यहां पर टाइम रेट नहीं है, स्पेस रेट है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, 1/मीटर। फाई की यूनिट कुछ भी हो, मान लो फाई, अगर मान लो मैंने एज्यूम कर लिया टेम्परेचर का फंक्शन है, फाई एक स्केलर फंक्शन है, मैंने मान लिया टेम्परेचर, किसी रूम का टेम्परेचर का फंक्शन है फाई, तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, होगा या नहीं होगा। इसकी यूनिट क्या होती है डेल्टा की, इसकी यूनिट होती है 1/मीटर होता है। तो यहाँ पर अपन का पर सेकंड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ स्पेस रेट लिखा। क्या लिखा, स्पेस रेट। जब यूनिट पर मीटर आती है ना, उसको अपन स्पेस रेट बोलते हैं। यूनिट पर सेकंड आती है, उसको टाइम रेट या सिंपली रेट बोलते हैं। सिंपली रेट का मतलब टाइम रेट ही होता है, यानी पर सेकंड होता है। लेकिन डेल फाई अपन को क्या देगा कि ये मैग्नीट्यूड भी देगा, डायरेक्शन भी देगा। कौन सी मैग्नीट्यूड, कौन सी डायरेक्शन देगा, जिस डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में किस मैग्नीट्यूड से फाई में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा, वो अपन को चीज देगा। इट रिप्रेजेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ फाई। इसका क्या मतलब होता है उसकी बात कर रहा हूं। मान लो ये मेरा कोई एक रूम है, क्या, मान लो मेरा ये कोई एक रूम है, क्या, ये एक रूम है, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूं। इसके अंदर मान लो मेरा टेम्परेचर है, टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है x, y, z के हिसाब से मेरे को टेम्परेचर का फंक्शन दे रहा है। ये टेम्परेचर का फंक्शन दे दिया। यहाँ इस पॉइंट P पर कोई एक मच्छर खड़ा है, क्या, यहाँ पर एक कोई मच्छर बैठा हुआ है और मच्छर को क्या लग रही है, सर्दी लग रही है, मतलब सर्दियों का टाइम में सर्दी लग रही है। और आपको एग्जामिनर पूछे कि मच्छर को किस डायरेक्शन में उड़ना चाहिए ताकि उसको सर्दी ना लगे, जल्दी से क्या हो जाए, गर्म हो जाए, वार्म अप हो जाए। तो इसको ये पूछ रहा है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे कि ये आपको एक रूम है, रूम के अंदर टेम्परेचर किस प्रकार से वेरी कर रहा है, कि स्पेस से किस हिसाब से वेरी कर रहा है, वो आपको फंक्शन दे दिया। और आपको पूछे इस पॉइंट P पे मच्छर है, सर्दियों का टाइम में उसको सर्दी लग रही है, तो किस डायरेक्शन में उड़ना चाहिए ताकि उसके लिए सर्दी कम लगे, तो ये बात पूछे। तो सबसे आप पहले क्या कर दो, इस स्केलर फील्ड है, ये फील्ड ही तो है। टेम्परेचर क्या होगा, स्केलर फील्ड ही तो होगी, एक स्केलर फंक्शन है स्पेस का, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर फील्ड बोलेंगे। टेम्परेचर का अपने क्या फाइंड आउट कर दिया, ग्रेडियंट फाइंड आउट कर दिया। क्या कर दिया, ग्रेडियंट एट द पॉइंट P पे। मान लो किसी पॉइंट P पे मैंने इस टेम्परेचर का जो फंक्शन है, ये मेरी स्केलर फील्ड है, इसका मैंने ग्रेडियंट फाइंड आउट कर दिया एट द पॉइंट P। मान लो मेरे को इसकी कुछ है ना मैग्नीट्यूड मिल गया 5 और डायरेक्शन मिल गई, मान लो ये पॉइंट P है तो मैं लिख देता हूँ AP कैप। कुछ ना कुछ डायरेक्शन पक्का मिलेगी, मान लिया मैंने एज्यूम कर लिया AP कैप। कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड पक्का मिलेगा, मान लो मैग्नीट्यूड मिल गया मेरे को 5 मिल गया। तो इसका क्या मतलब होता है, इस मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, इस डायरेक्शन का क्या मतलब होता है। मान लो आपका AP कैप इधर है, किधर है, ये मान लो आपका AP कैप है, तो मच्छर को AP कैप की डायरेक्शन में उड़ना चाहिए ताकि वो जड़, क्यों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी किस रेट किस ओर जाएगा ना तो टेम्परेचर में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा ऑपरेटर। डेल्टा ऑपरेटर का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ आया नहीं आया, यानी टेम्परेचर इंक्रीमेंट किस डायरेक्शन, वो मच्छर किस डायरेक्शन में उड़ेगा ना तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर मान लो टेम्परेचर कम है तो इस पॉइंट P के लिए इधर जाएगा तो AP कैप में, यानी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा। अगर मच्छर इधर होगा तो इसके लिए डायरेक्शन कुछ और हो सकती है। इस पॉइंट का मैं पहले तो क्या करूंगा, ग्रेडियंट फाइंड आउट करूंगा एट द पॉइंट Q, तब मेरे को डायरेक्शन मिलेगी। वहां कोई जरूरी नहीं है AP कैप ही मिले, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा वो। तो यहां पर मैंने फाइंड आउट किया AP कैप इधर मिला, मतलब इस डायरेक्शन में जाऊंगा ना तो मेरा इस स्केलर फील्ड में क्या होगा, मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीमेंट होगा। स्पेस रेट का मतलब मैं अगर 1 मीटर इधर जाऊंगा ना
मेरे मान लो टेम्परेचर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीमेंट हो गया, तो मैं अगर डेल टी के अलोंग जाऊंगा ना, तो वहां पर मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा? मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इट रिप्रेजेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ 5 में मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीमेंट होगा ना, वो डायरेक्शन अपन को शो करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और इस 5 का क्या मतलब होता है कि अपन इस डायरेक्शन में अगर जाऊंगा ना, यहां से अगर रवाना होंगे ना, तो 5 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर मीटर इंक्रीमेंट होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है। तो इसका मतलब क्या है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर इंक्रीमेंट होगा अगर मैं एपी डायरेक्शन में जाऊंगा तो। इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में चला जाऊंगा ना, तो 5 से कम ही होगा, 5 से ज्यादा नहीं, 5 के इक्वल भी नहीं हो सकता है। अगर मैं मतलब मान लो इधर उड़ना चला गया, तो यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर हो सकता है। इधर चला गया तो यहाँ पर 1 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर मीटर इंक्रीमेंट हो सकता है। ये इधर चला गया तो यहाँ पर -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर डिक्रीमेंट भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीमेंट हमेशा एपी कैप की ओर ही होगा। यानी उस फंक्शन में, उस स्केलर फंक्शन का मैक्सिमम इंक्रीमेंट हमेशा एपी कैप के अलोंग होगा। वो अपन को हमेशा किससे मिलेगा? ग्रेडियंट से मिलेगा। उसका मैग्नीट्यूड अपन को क्या बताएगा कि डिग्री सेंटीग्रेड में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है पर मीटर। इसको बोला जाता है स्पेस रेट। क्या? इसको बोला जाता है स्पेस रेट, और इसको बोला जाता है मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ 5। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को रिप्रेजेंट करेगा इन स्पेस रेट में इंक्रीमेंट किस डायरेक्शन में ज्यादा होगा और कितने से ज्यादा होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा ग्रेडियंट का फीलिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब ग्रेडियंट की इसकी ना कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं आपको। जैसे ये कोई अपना, ये क्या हो गया? डेल। यहाँ पर दो मान लो स्केलर फील्ड आपस में ऐड हो रही हैं, तो सिंपली यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? ये बढ़ जाएगा। प्लस या माइनस हो रही है तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस डेल फाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर दो स्केलर फील्ड आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो फॉर्मूले यूज होंगे सेम जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते हो, वो कब फॉर्मूले यूज होंगे? एक का डेल कर दो, एक को छोड़ दो। मान लो फाई 1 को छोड़ दिया, फाई 2 का डेल कर दिया, प्लस फाई 2 को छोड़ दो, फाई 1 का डेल ऑपरेटर कर दो, बिल्कुल सेम। अगर यहाँ पर जो अपन डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले यूज लेते हैं वो के वो यूज होंगे। जैसे सबसे पहले अपन क्या करते हैं? नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले का क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, नीचे वाले का क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। अपॉन क्या करते हैं? नीचे वाले के स्क्वायर करते हैं, नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। डेल अगला मान लो फाई की पावर n आ गया, तो ये सिंपली x की पावर n होता तो क्या होता है? n फाई की पावर n-1 डेल फाई। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया हो। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी सेम वो प्रॉपर्टी यूज होगी जो अपन बात करते थे डिफरेंशिएशन में जो यूज करते हैं, वो की वो प्रॉपर्टी यूज होती है। तो आई होप आपको ग्रेडियंट की फीलिंग आई होगी। अपन बहुत ही डिटेल से एएमटी स्टार्ट करने से पहले वेक्टर कैलकुलस में आपको मैं सारी मैक्सवेल इक्वेशन की फीलिंग ला के दिखा दूंगा। सारी मैक्सवेल इक्वेशन आपके हाथों पे होगी, अपन पढ़ेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में सेट हो जाएगी क्या मैक्सवेल इक्वेशन है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।